Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to study the Government of India Act 1935. Last class में हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कहीं ना कहीं जो नींव पड़ा था दैट वाज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो बेसिस है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं ना कहीं यहीं से आया था. उसको जो भी फीचर्स है उनको अपडेट किया गया, कुछ कुछ चेंजेस किए गए एंड देन अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ. तो देखते हैं इसमें क्या है. द साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड in 1930 formed the basis of Government of India Act 1935. अच्छा, ये जो 1935 का एक्ट है ये कैसे बना तो मैं आपको बताती हूँ. जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया था 1930 में, प्लस जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये सब मिला के इनमें जो भी बातें रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को लेके, वो सब बात को कंसिडर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया. अब इसके अंदर क्या था हम लोग ये देख लेते हैं. इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, abolish diarchy in the province, made minister responsible for legislative and federation at center. तो देखिए जो 1919 का एक्ट था उसमें क्या हुआ था कि प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट. तो उस डायरकी को अब यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया 1935 वाले एक्ट में. एंड डायरकी अब कहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब सेंटर में इंट्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर एंड अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंस. ये क्लियर है. तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए कि कौन से एक्ट में डायरकी को अबॉलिश किया गया था. इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन, सो आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे तो और पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं. मेड मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट सेंटर. तो देखिएगा कि इस टाइम क्या होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश होता है जिसके अंडर 3 लिस्ट बनते हैं. फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. फेडरेशन लिस्ट के अंडर 59 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं. एंड जो रेसिड्यूरी पावर है दैट वाज गिवन टू वाइसरॉय. ओके, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये डाटा आप याद रखिएगा. ठीक है, अब क्या होता है कि बाईकैमरलिज्म क्या होता है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, 11 प्रोविंस था, 11 में 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था. एंड कहाँ पे हुआ था आपको याद रखना है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं. ठीक है, तो इन 6 जगह बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था. ये पूछा जाता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1935 वाले एक्ट से. इसके अलावे 2 पॉइंट आप और याद रख सकते हैं. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट. ठीक है, फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी 1935 वाले एक्ट में ही. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी इस्टेब्लिशमेंट की बात यहीं पे की गई थी कि करना है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. वैसे जब हम लोग पॉलिटी करेंगे तो इनको एक बार अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे. तो देखिएगा, दिस एक्ट वॉज कंडेम्ड बाई नियरली ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन एंड वॉज अनॉमसली रिजेक्टेड बाई कांग्रेस. कांग्रेस ने इसको फिर भी रिजेक्ट किया. क्यों? क्योंकि द कांग्रेस डिमांडेड इटसेल्फ the convening of constitution assembly elected on basis of adult franchise to frame constitution for independent India. अब देखो, जो कांग्रेस थे उनका एक ही मुद्दा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जिसमें जिसका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के हेल्प से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए एंड फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए. ठीक है, कांग्रेस का बस एक यही मुद्दा था. इस वजह से कांग्रेस इस एक्ट से खुश तो नहीं थे. इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इस एक्ट को क्या बोला, इट वॉज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला है, तो इट वॉज जवाहरलाल नेहरू. इसको मार्क डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन. अब ये कांग्रेस मिनिस्टर क्यों रिज़ाइन किए थे मैं आपको बताती हूँ. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। चलो आपको पता होगा 1939 से 1945 इस ड्यूरेशन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन के बीच था? तो एक्सिस पावर वर्सेस एलीज पावर। एक्सिस पावर में कौन थे? तो जर्मनी, इटली एंड जापान वॉज इन एक्सिस पावर। और एलीज पावर में कौन थे? तो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, कनाडा, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज थी। ठीक है, अब इनके बीच में युद्ध चल रहा था। अब क्या होता है कि जो इंडिया के वॉइसरॉय होते उस टाइम कौन थे? लिनलिथ-ग्लो, आपको नाम याद रखना है। लिनलिथ-ग्लो जो थे वो वॉइसरॉय थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ओके, तो उन्होंने क्या किया? ही डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ बिलिग्रेंट कंट्री। बिलिग्रेंट कंट्री मतलब जो वॉइसरॉय थे उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज़ अ पार्टी अगेंस्ट जर्मनी एंड इंडिया इज़ गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटेन। ऐसा लिनलिथ-ग्लो ने बोल दिया बिना इंडिया के पॉलिटिकल लीडर से कंसिडर किए हुए। ठीक है, बिना बातचीत किए हुए ऐसा अनाउंस कर दिया। अब देखो, इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि वो खुद के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो वो कहाँ से वर्ल्ड वॉर में जाके लड़ते और क्यों सपोर्ट करते ब्रिटेन को, जबकि उनकी ही इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। ब्रिटेन उनको ही इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे, तो वो ब्रिटेन को क्यों सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हुआ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि लिनलिथ-ग्लो ने इनके अगेंस्ट बिना इनसे पूछे ऐसा डिक्लेयर कर दिया था। तो इस वजह से जो भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड जब कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो जो मुस्लिम के लीडर थे, इंडियन मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। तो वो भी हम आगे देखेंगे, आप इतना देखिए पहले। The Viceroy in his reply rejected Congress' demand as impracticable and took the stand that government could think over the entire constitutional scheme after war. उन्होंने क्या बोला कि एक बार आप लोग वॉर में हमें सपोर्ट कीजिए, वॉर के बाद हम सोचेंगे कि आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो हम बाद में सोचेंगे। ऐसा करके लिनलिथ-ग्लो ने बोल दिया। तो जिस वजह से क्या होता है, द कांग्रेस कंडेम्ड वॉइसरॉय रिप्लाई and the Congress ministers everywhere resigned on December 22, 1939। ठीक है, 1939 को हर जगह से कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। अब देखो, जिन्हा was happy over this and he called upon Indian Muslims to celebrate resigning day of Congress ministers as the day of deliverance। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन किए थे 1939 में उससे रिलेटेड है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। इसको लाहौर रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसमें ऐसा क्या था, तो देखिएगा, इकबाल, ठीक है, इकबाल इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एक मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। सजेस्टेड द यूनियन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस बालूचिस्तान, सिंध, कश्मीर एज अ मुस्लिम स्टेट विद इन फेडरेशन। ठीक है, तो इकबाल का नाम याद रखना है कि सबसे पहला इंसान जिसके मन में एक मुस्लिम स्टेट बनाने का ख्याल आया था, दैट वाज इकबाल। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद एक और पर्सन का नाम आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे है चौधरी रहमत अली। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। तो ये जो वर्ड है पाकिस्तान, उसको इन्वेंट करने वाले, उसको टर्मिनोलॉजी देने वाले जो पर्सन थे, डैट वाज चौधरी रहमत अली। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर अब हम आगे देखें तो यहाँ पे द आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल, विजन ऑफ रहमत अली एंड फियर्स ऑफ मुस्लिम वेयर दस यूनाइटेड बाई प्रैक्टिकल जीनियस ऑफ जिन्हा टू बाइंड द विविसेक्शन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो लोग पाकिस्तान को क्रिएट करना चाह रहे थे, हाउएवर जो इनका ये आइडियोलॉजी रहता है वो फेल हो जाता है। पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड ऑन March 24, 1940 passed Pakistan resolution and rejected federal scheme इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है, सबसे पहले किसके मन में ऐसा विचार आया? इकबाल। एंड द पर्सन टू गिव द नेम पाकिस्तान वॉज चौधरी रहमत अली। तो आपको यहाँ से 2 जन का नाम याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगस्त ऑफर, जिसको लिनलिथ-ग्लो ऑफर भी बोलते हैं।
अब देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में लिनलिथ ग्लो ने क्या किया था, विदाउट आस्किंग इंडिया उसने इंडिया को बेलिग्रेंट कंट्री अनाउंस कर दिया था। तो जो मिनिस्टर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई। अब देखो, अब ये ऑफ़र लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था इसलिए इसको अगस्त ऑफ़र भी बोलते हैं। तो लिनलिथ ग्लो ने अब क्या किया, ही केम आउट विथ सर्टेन प्रपोजल नोन एज अगस्त ऑफर, डिक्लेयरिंग दैट गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू एस्टैब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया। इसने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एम है वो डोमिनियन स्टेटस क्रिएट करने का है, ठीक है। इट एक्सेप्टेड दैट फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रिएट किया जाएगा एंड दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस। इट ऑल्सो लेड डाउन फुल वेट वुड बी गिवन टू व्यूज़ ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत कुछ ऐसा बोल रहे थे बस लुभाने के लिए, क्योंकि इनका पर्पस था कि सपोर्ट करे इंडिया किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। इंडिपेंडेंस देने के लिए अभी भी ये एग्री नहीं थे। इस वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय कांग्रेस के, INC के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर विच एम्ड एट ब्रिंगिंग कांग्रेस इन ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर। देखो, इनका बस एक ही मुद्दा था, वो बहुत चालाक टाइप के थे कि हाँ इंडियन सपोर्ट करें एंड बाद का बाद में देखा जाएगा, उनका ऐसा था। तो वो फालतू का ही ऐसा बोल रहे थे कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम है कि वो स्टैब्लिश करवाएगा डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया एंड फ्रेम करवाएगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, बट ये सब कब होगा, ये सब वॉर के बाद होगा। तो इस वजह से जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको इतना ही याद रखना है। तो देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 1940, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन दिस। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही, ठीक है। एंड इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ये दूसरा बात है। बट यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आएगा। एक तो आपको ईयर याद रखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं, वो कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। एंड इट वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था। एंड द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन दिस सत्याग्रह वॉज विनोबा भावे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद बहुत सारे लीडर्स ने भी ज्वाइन किया था, लाइक नेहरू एंड पटेल, उन्होंने ज्वाइन किया था। बट जो फर्स्ट पर्सन ने ज्वाइन किया था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है कि गांधी जी इसको सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म क्रिएट हो जाता है। तो फाइनली गांधी जी ने इसको भी सस्पेंड कर दिया था। बहुत सारे लीडर्स इसमें अरेस्ट हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिप्स मिशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।